रहेगा उसकी आवाज हम पर है। नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जारी किए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों से बच्चों के अवैध निर्वासन और स्थानांतरण को लेकर जारी किया गया वारंट। यूक्रेन ने कहा ऐतिहासिक, जबकि रूस ने वारंट को किया खारिज। यूक्रेन युद्ध के बीच कूटनीतिक हलचल और मुलाकातों का दौर जारी। अगले सप्ताह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अमेरिका ने चीनी इरादों पर जताई चिंता। तुर्की ने फिनलैंड की नाटो सदस्यता के अनुमोदन का किया ऐलान। पोलैंड के बाद स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने का किया ऐलान। मिग-29 विमानों की खेप यूक्रेन को सौंपेंगे दोनों देश। रूस ने किया फैसले का विरोध, जहाजों को मार गिराने की दी चेतावनी। फिलहाल अमेरिका का F-16 विमान आपूर्ति से साफ इनकार। पेंशन कानून में सुधार के खिलाफ फ्रांस में जबरदस्त हंगामा। संसद में मतदान के बिना ही सुधार को आगे बढ़ाने के कदम से आक्रोशित हैं नागरिक। सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ की आयु 62 से बढ़ाकर 64 किए जाने का हो रहा है विरोध। कोरोना महामारी से लड़ाई में आई अच्छी खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल कोरोना के फ्लू समान रह जाने की जताई आशा। 3 साल के कहर के बाद टूटने जा रहा है महामारी का जोर। दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का कारण बना चीन से निकला ये वायरस। और सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। वारंट यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के आरोप में जारी किया गया है। हालांकि मॉस्को ने बार बार इन आरोपों का खंडन किया है। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन पर हमले के दौरान कोई भी अत्याचार नहीं किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ने बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन में रूस में लोगों के अवैध हस्तांतरण के शक में पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। अदालत ने रूस के बच्चों के अधिकारों के आयुक्त मारिया एलेक्सेयोवा, लाबोवा और वेलोवा के लिए समान आरोपों के लिए वारंट जारी किया है। यूक्रेन ने अदालत के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अभी तो यह महज शुरुआत है। आने वाले समय में रूसी राष्ट्रपति दुनिया के सामने कई मुद्दों पर घिरे नजर आएंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की घोषणा की है। पोलैंड ने कहा कि वो यूक्रेन को लगभग 1 दर्जन मिग-29 लड़ाकू विमान देगा। पोलैंड की घोषणा के अगले ही दिन स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को ऐसे ही विमानों की खेप देने का फैसला किया है। फिलहाल अमेरिका अभी F-16 विमानों की आपूर्ति नहीं कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच अब लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। आपूर्तिकर्ता देशों और रूस के बीच इस मामले पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। दरअसल पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की घोषणा की है। ये दोनों ही देश नाटो के सदस्य हैं। यूक्रेन अपने सहयोगी देशों से लंबे समय से मांग कर रहा था कि उसे लड़ाकू विमान उपलब्ध कराए जाएं। हालांकि पश्चिमी देश इस मांग को पूरा करने से बचते आ रहे थे। अब पोलैंड ने कहा है कि वो यूक्रेन को लगभग 1 दर्जन मिग-29 लड़ाकू विमान देगा। पोलैंड आने वाले दिनों में सोवियत काल के 4 युद्धक विमानों को सौंप देगा और बाकी की मरम्मत के बाद आपूर्ति की जाएगी। पोलैंड की घोषणा के अगले दिन स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को ऐसे ही विमानों की खेप देने का फैसला किया है। ये विमान अभी स्लोवाकिया के प्रयोग में नहीं है। रूस इन घोषणाओं से बहुत नाराज है।
ये इसका एक और उदाहरण है कि कैसे कुछ नाटो देश संघर्ष में अपनी भागीदारी के स्तर को बढ़ा रहे हैं। बेशक विशेष सैन्य अभियान के दौरान ये सभी उपकरण हमारे द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। उधर यूक्रेन युद्ध का 1 साल बीतने के बाद बड़ी त्रासदियों के मृतकों की याद का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में एक थिएटर पर रूसी बमबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 1 साल पहले की इस घटना में मृतकों में वो महिलाएं और बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पनाह ले रखी थी। हालांकि रूस ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा था कि थिएटर को यूक्रेनी राष्ट्रवादियों ने ही उड़ाया है। उस हमले के प्रत्येक पीड़ित के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया जाएगा। वह दिन आएगा जब हम मारियोपोल को मुक्त कराएंगे। हमारा पूरा पूर्व वैसे ही आजाद होंगे जैसे हमने अपने अन्य सभी नगरों को मुक्त कराया है। उधर पूर्वी यूक्रेन के बखमुत में जोरदार लड़ाई लगातार जारी है। रूसी सेना और उनके सहयोगी दस्ते आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने बखमुत्का नदी के पश्चिम में खुद को मजबूत किया है। हालांकि यूक्रेनी सेना अभी भी डटी हुई है और बखमुत के पश्चिमी हिस्से की रक्षा के लिए मुस्तैद है। यूक्रेनी सैनिक अपने मोर्चों की रक्षा करते रहने की बात कर रहे हैं। स्थिति काफी कठिन लेकिन स्थिर है। दुश्मन लगातार हम पर हमला करने का प्रयास करता है और हम काफी प्रभावी ढंग से अपनी स्थिति का बचाव करते हैं। हम यहाँ पहले ही काफी लंबे समय से खड़े हैं और हमारी ब्रिगेड ने कोई मोर्चा नहीं छोड़ा है। कूटनीतिक हलचल और बयानबाजी के बीच यूक्रेन में युद्ध की आग बराबर धधक रही है। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों की जिंदगी प्रतिदिन और अधिक मुश्किल होती जा रही है, लेकिन फिलहाल शांति और युद्ध विराम की कोई मजबूत उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। यस यस मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने शुक्रवार को अंकारा में फिनलैंड के अपने समकक्ष राष्ट्रपति सौली निनिस्तो के साथ बातचीत के क्रम में नाटो की सदस्यता को समर्थन देने के संकेत दिए। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने ट्रांस अटलांटिक रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए पिछले साल आवेदन किया था, लेकिन तुर्की की तरफ से अप्रत्याशित आपत्तियों का सामना करना पड़ा था। नाटो के सभी 30 सदस्य देशों की संसद को गठबंधन में शामिल होने के लिए हामी भरनी जरूरी होती है। हंगरी के अलावा तुर्की एकमात्र सदस्य है जिसने अभी तक फिनलैंड और स्वीडन को हरी झंडी नहीं दी है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने संकेत दिया है कि वो जल्द ही फिनलैंड की नाटो सदस्यता के समर्थन के प्रस्ताव को संसद में भेजेंगे। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस की यात्रा पर रहेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति का रूस दौरा काफी महत्वपूर्ण है, खासकर तब जबकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश रूस और चीन की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक क्रेमलिन की यात्रा पर रहेंगे। अगले हफ्ते की शुरुआत में होने वाली ये यात्रा कई मायनों में खास होगी।
दरअसल ये यात्रा उस वक्त हो रही है जब पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन युद्ध पर है और पिछले महीने ही चीनी राजनयिक ने अपने मास्को यात्रा के दौरान जिनपिंग की तरफ से यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए 12 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया था। चीन की मध्यस्थता की पेशकश को यूक्रेन ने भी विचार करने का आश्वासन दिया था। इतना ही नहीं, पिछले साल जब राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक समारोह में शिरकत करने चीन पहुंचे थे, उस दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कहा था रूस के साथ उसके रिश्ते सीमाओं से बंधे नहीं हैं। चीन में राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल पाने के बाद जिनपिंग की ये पहली विदेश यात्रा होगी। क्रेमलिन के मुताबिक जिनपिंग की यात्रा के दौरान रूस और चीन के बीच व्यापक साझेदारी संबंधों और रणनीतिक सहयोग सहित सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दो प्रमुख शक्तियों के बीच विश्वास और पड़ोसी मित्रता और सहयोग के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया प्रतिमान स्थापित होगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्विपक्षीय संबंधों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ विचारों का गहन आदान प्रदान करेंगे। चीन यूक्रेन संकट पर अपने उद्देश्य और निष्पक्ष स्थिति को बनाए रखेगा और शांति वार्ता को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका अब तक युद्ध विवाद से अलग रहने और किसी भी तरह रूस की आलोचना से बचने की रही है, लेकिन अब चीन ने इच्छा जताई है कि दोनों देश शांति वार्ता आयोजित करें और विवाद का समाधान निकालने की कोशिश करें। शांति वार्ता पर आगे बढ़ने के मकसद से चीन के वरिष्ठ राजनयिक किन गैंग ने यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के अधिकारी से फोन पर बातचीत की। विशेषज्ञों के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति का रूस दौरा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जबकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश रूस और चीन की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। कई मुद्दों पर चीन और रूस की अमेरिका से अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी होती रही है। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका रूस के विरुद्ध है, वहीं चीन से भी अमेरिका के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। ऐसे में रूस और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ने से अमेरिका की चिंता और बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के मामले में चीन की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छी है, क्योंकि चीन ने इस मामले में अब तक तटस्थता की नीति अपनाया हुआ है। चीनी राष्ट्रपति का रूस दौरा यूक्रेन की जंग रुकवाने के नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में चीन ने दो इस्लामिक देशों सऊदी अरब और ईरान में जारी बरसों की दुश्मनी को खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए रूस दौरे के बाद चीन के राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत कर सकते हैं। और फ्रांस की नेशनल असेंबली से भी पारित हो चुके पेंशन सुधार बिल पर अब देशव्यापी प्रदर्शन हिंसक रूप ले रहा है। सरकार द्वारा बिल पारित करने के तरीकों को लेकर विपक्षी दल भी अब आम नागरिकों के साथ नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेता मारिन ले पेन ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त समर्थन नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री ने विशेष प्रावधान का प्रयोग कर कानून को पारित कराया। फ्रांस की नेशनल असेंबली में पेंशन सुधार बिल के पारित होते ही लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। सदन में बिल पास होने के ठीक बाद करीब 7,000 लोग पेरिस में पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड पब्लिक स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। संसद के सामने लोगों के प्रदर्शन करते हुए जहां पुलिस पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, तो वहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। लोगों का विरोध प्रदर्शन संसद से लेकर सिन नदी तक देर रात जारी रहा। इस दौरान भारी भीड़ को जब पुलिस ने नियंत्रित करने की कोशिश की तो प्रदर्शन और भी उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा हिंसक रूप अख्तियार करता इससे पहले ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के प्रयास में आंसू गैस के गोले दागते हुए लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर फेंकते दिखे। बिल के खिलाफ सरकारी कर्मियों ने काम पर जाना बंद कर प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल होकर कई जगहों पर आगजनी की। प्रमुख शहरों में संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदर्शन के बाद चमक दमक वाले पॉश इलाके भी काफी गंदे नजर आ रहे हैं।
यह एक कमजोर सरकार का फैसला है। जब यूनियनों ने सामाजिक संवाद करने से इनकार कर दिया तो मैक्रो ने इस कानून को बलपूर्वक पारित करने का फैसला किया। ये कानून जो अनुचित है, अलोकप्रिय है, लोगों को कम पाने के लिए अधिक काम करने पर मजबूर करेगा। अल्पमत वाली सरकार ने जबरदस्ती कानून को पारित कराकर लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा मारा है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। दरअसल ऊपरी सदन में पहले ही 114 के मुकाबले 119 वोट से पारित हो चुके पेंशन सुधार बिल जब नेशनल असेंबली में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बिल के खिलाफ में नारेबाजी शुरू कर दी, तो भारी विरोध को देखते हुए वोटिंग शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 49.3 इस्तेमाल करने की घोषणा की और संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पारित करवा दिया। मैं आपको बता सकती हूँ कि सरकार ने आखिरी मिनट तक इस कानून पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सब कुछ किया। हम गणतंत्र के राष्ट्रपति के साथ मतदान की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन ये बिल देश के लिए बेहद जरूरी है। हम ये नहीं देख सकते कि 175 घंटों तक डिबेट होने के बाद मेहनत बेकार हो जाए। बिल पारित कराने के तरीके से खफा विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रमुख विपक्षी दल नेता मरीन ले पेन ने इमैनुअल मैक्रो की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके बिल पारित करवाया है, जिससे मैक्रो सरकार की कमजोरी उजागर हुई है। सरकार जिसके पास देश में बहुमत नहीं है, जिसके पास संघ संगठनों का समर्थन नहीं है, बिल पारित कराने के तरीकों से पता चलता है कि उसके पास संसद में बहुमत नहीं है। यह कानूनी है लेकिन लोगों के हित में नहीं, जिससे इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। यह सरकार की जीत नहीं है। मेरा लक्ष्य कानून को वापस करवाना है। यह मैक्रो के लिए एक ऐसी हार है जो लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। मैक्रो को देश हित में कानून वापस लेना ही होगा। हालांकि बिल के पक्ष में सरकार ने अपने नजरिए को स्पष्ट करने की कोशिश जरूर की। सरकार पेंशन सुधार कानून को फ्रांस की शेयर आउट पेंशन सिस्टम की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में बता रही है। सरकार का कहना है कि काम करने वालों और सेवानिवृत्त लोगों के बीच का अनुपात तेजी से कम हो रहा है, जिसे देखते हुए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे सामाजिक मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कानून फ्रांसीसी लोगों के लिए जवाब और समाधान प्रदान करेगा। नया बिल संसद से पारित होने के बाद रिटायरमेंट की आधिकारिक उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है और साथ ही पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा काल की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। नई पेंशन योजना के प्रस्ताव के तहत 2027 से लोगों को पूरी पेंशन लेने के लिए कुल 43 साल काम करना होगा। अभी तक ये न्यूनतम सेवा काल 42 साल का ही है। आंकड़ों के मुताबिक 68% लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि ज्यादा वर्षों तक काम करने की वजह से उनकी बाकी की जिंदगी पर असर पड़ेगा। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से। नेपाल के मधेश क्षेत्र के नेता राम सहाय यादव शुक्रवार को देश के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। नेपाल के 8 दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन के समर्थन वाले उम्मीदवार राम सहाय यादव ने सीपीएन यूएमएल की अष्टलक्ष्मी शाक्य और जनमत पार्टी की ममता झा को हराया। रिपोर्ट के मुताबिक राम सहाय यादव ने 184 संघीय और 329 प्रांतीय सांसदों से 30,328 वोट हासिल किए। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नतीजे की घोषणा नहीं की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी अपनी पार्टी के अलावा नेपाली कांग्रेस, सीपीएन माओवादी सेंटर और सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट ने उन्हें वोट दिया। अब राम सहाय यादव निवर्तमान नंद बहादुर पुन का स्थान लेंगे। नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र में मधेसी समुदाय ज्यादातर भारतीय मूल के हैं। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया के। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity.
सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। इराक में युद्ध के 2 दशक बीत गए हैं, लेकिन आज भी युद्ध की निशानियां जगह जगह बिखरी पड़ी हैं और इन्हीं में अल मंसूर नाम की नौका भी है। अपदस्थ इराकी शासक सद्दाम हुसैन की यह नौका तटीय शहर बसरा के पास नदी के पानी में उल्टी पड़ी है। कभी सद्दाम की दौलत और ताकत का प्रतीक माने जाने वाली ये नौका भव्य हुआ करती थी, लोगों के आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन ये आज मछुआरों के सुस्ताने के काम आती है। जो कभी एक तानाशाह की विलासिता और निरंकुश शासन की प्रतीक थी, आज वो नदी के गदले पानी में धीरे धीरे गल रही है। आंखों को हैरान कर देने वाले इसके सभी रंग समय ने खुरच डाले हैं और जंग के बड़े बड़े धब्बे लोहा गलते जाने का ऐलान कर रहे हैं। दक्षिणी इराक की एक नदी में उल्टी पड़ी ये नौका पूर्व शासक सद्दाम हुसैन की थी। सद्दाम की सत्ता के दौरान इस नौका में दाखिल होना तो दूर, इसे छूना भी संभव नहीं था। आज इस पर बैठकर मछुआरे सुस्ताते हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि ये सद्दाम हुसैन की नौका है। अब देखिए मैं इस पर कैसे घूम फिर रहा हूँ। इस नौका का नाम अल मंसूर है। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में इसे उनकी दौलत और ताकत का प्रतीक माना जाता था। 1980 में बनाई गई 121 मीटर की इस नौका में वो सभी सुख सुविधाएं और संसाधन थे जिनकी ऐसी किसी नौका में कल्पना की जा सकती है। आज हालत ये है कि इस नदी में मछली पकड़ने वाले लोग जब थक जाते हैं तो इस नौका पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति के दौर में कोई इस नौका के आसपास भी नहीं फटक सकता था। हम तो इसे देखने के बस सपने ही देखते थे और अब वक्त गुजरा तो दुनिया ही बदल गई। अब ये नौका डूब चुकी है। मार्च 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला हुआ तो सद्दाम को बाकी चीजों के साथ साथ अपनी इस नौका की भी चिंता हुई। उन्होंने दक्षिणी तटीय शहर उम्म कसर में लंगर डाले खड़ी इस नौका को शत्तुल अरब नदी के किनारे बसे बसरा शहर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं ने इसे निशाना बनाया और ये शत्तुल अरब में ही उलट गई। सद्दाम के अपदस्थ होते ही मची अफरा तफरी के बीच इस नौका का सारा बहुमूल्य सामान लोगों ने लूट लिया। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि इस नौका को म्यूजियम बना दिया जाए। ये नौका एक अनमोल रत्न की तरह है, एक ऐसी दुर्लभ कृति की तरह है जिसे आप घर पर रखते हैं। इसका ये हाल देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। ये बेहतर होगा कि वे इसे एक संग्रहालय में बदल दें या वे इसे यहाँ से हटा दें और इसे राज्य की संपत्ति के रूप में रख लें। सद्दाम की 3 नौकाओं में शामिल इस नौका पर 200 मेहमान सवार हो सकते थे। इसमें हेलीपैड की सुविधा भी थी। इराक में सद्दाम हुसैन को अपदस्थ हुए 2 दशक हो गए हैं। इस बीच राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश स्थिरता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शत्तुल अरब में उल्टी पड़ी अल मंसूर नौका आज भी अपने समय की तस्वीर बनी हुई है। और कंबोडिया की राजधानी में इन दिनों जश्न का माहौल है। दशकों पहले यहां से चुराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दी गई बहुमूल्य कृतियां देश वापस आ गई हैं। उनकी शानदार विरासत के इन प्रतीकों का दीदार करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कंबोडिया सरकार के लंबे प्रयास से जो कलाकृतियां वापस आई हैं, उनमें से कई 10वीं शताब्दी की भी हैं। ये देश की अनमोल विरासत के प्रतीकों की
घर वापसी का जश्न है। एक देश के आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर लूट ली गई ये बहुमूल्य कलाकृतियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दी गई थीं। लंबे इंतजार और अथक प्रयासों के बाद अब ये कलाकृतियां अपने देश कंबोडिया लौट आई हैं। अपनी शानदार विरासत के इन बेमिसाल प्रतीकों का स्वागत करने के लिए कंबोडिया वासी जैसे पलके बिछाने को तैयार नजर आए। कंबोडिया की राजधानी में स्थित पीस पैलेस की रौनक शुक्रवार को कुछ अलग ही थी। देश वापस लाई गईं सैकड़ों कलाकृतियां और आभूषणों का दीदार करने के लिए लोग जमा हुए। उत्साह और गर्व से भरी आंखें इन बेमिसाल कलाकृतियों को देर तक निहारती रहीं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री भी इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनने के लिए मौजूद थे। दुनिया की सबसे कीमती कलाकृतियों में शामिल ये शाहकार अमेरिका और ब्रिटेन से कंबोडिया लाए गए हैं। इनमें से हर एक कलाकृति अपने आप में ऐतिहासिक है। इनमें 10वीं शताब्दी की वो प्रतिमा भी है जिसमें भगवान स्कंद और उनके वाहन मयूर को दिखाया गया है। बलुआ पत्थर से बनी ये प्रतिमा वर्ष 2000 में एक ब्रिटिश आर्ट डीलर ने नकली कागज बनवाकर एक पश्चिमी खरीदार को बेच दी थी। उसने ये बात छुपा ली थी कि इस प्रतिमा को दरअसल चुराकर इसकी तस्करी हुई है। कंबोडिया 1960 से 1990 के दशक के बीच उथल-पुथल और मानवीय संकट से जूझता रहा। इस दौरान देश ने गृह युद्ध सहित कई बड़ी चुनौतियां देखी। यही वो दौर है जिसमें कंबोडिया के कई पुरातात्विक स्थल लूट का शिकार हुए। इनमें कोहकेर भी है जो खमेर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी इन बहुमूल्य कलाकृतियों की तस्करी हुई और इन्हें पश्चिमी देशों में बेचा गया। कंबोडिया सरकार लंबे समय से अपनी समृद्ध विरासत से जुड़े इस खजाने को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही थी। लंबे प्रयासों के बाद आखिरकार ये कलाकृतियां देश वापस पहुंच गई हैं। तो अपनी धरोहर और विरासत को सहेज रहा है कंबोडिया। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।